डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है और आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली में एक मेगा प्रोजेक्ट था, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के थ्रू ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। ह्यूमन जीनोम क्या है ये समझते हैं पहले। ह्यूमन जीनोम एक्चुअली जो ह्यूमन का जो डीएनए कंटेंट है और डीएनए कंटेंट्स में जो बेसिस हैं, ठीक है, आपको मैंने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। These are the nitrogenous bases। ये जो बेसिस हैं इनकी सीक्वेंसिंग करना, इनके फंक्शंस को फ्रैगमेंट वाइज फाइंड करना, यही था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टास्क। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक क्या है, एक बड़ा टास्क था और इस टास्क के थ्रू ह्यूमन जीनोम के अंदर जो बेसिस होते हैं उन बेसिस की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उनसे रिलेटेड फंक्शंस को फाइंड आउट करना और उन फंक्शंस को फर्दर यूटिलाइज करके आगे बहुत सारे रिसर्चेस में हेल्प लेना। ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। ठीक है, एक तरीके से ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो जीनोम टर्म है वो क्या है वो उसको समझते हैं। जीनोम मीन्स होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका जस्ट हाफ अगर कर दें तो वो होता है जीनोम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन अगर ले लो आप, ह्यूमन में टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इसका जस्ट हाफ होगा 23। ठीक है, 23 क्या होगा आपका, ह्यूमन जीनोम होगा आपका। क्या होगा, ह्यूमन जीनोम। और एक्चुअली देखा जाए तो क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और डीएनए में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। इन्हीं बेसिस को क्या करना था, काउंट करना था, इनका ऑर्डर मेंटेन करना था और इनके जीन्स में क्या रोल है। किसी भी जीन में जो बेसिस होते हैं वो बेसिस किसी फंक्शन से रिलेटेड है या नहीं है और उनके फंक्शंस को हम फाइनली फाइंड आउट करते थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और यही हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट था। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ उस टाइम बायोलॉजी का एक ब्रांच डेवलप हुआ। वो ब्रांच था आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2003 में ये कंप्लीट हुआ और उस ड्यूरेशन में एक नया सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, वो था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि हमको ह्यूमन जीनोम के जो सीक्वेंसेस थे उनको हमको स्टोर करना था, उनको मैनेज करना था, उनको यूटिलाइज करना था और जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आई तो उसी टाइम पे बायोलॉजी का एक नया ब्रांच डेवलप हुआ। ठीक है, ब्रांच था आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमने क्या किया, हमने किया कि जो भी सीक्वेंसेस थे उन सीक्वेंसेस को ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे मेंटेन करना, उनको सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज अरेंज करना, उनको उनके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना या उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको भी मेंशन करना। और देन एक बड़ा एडवांटेज ये था बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू कि हम पूरे डेटा को, जीनोम के पूरे डेटा को हम ग्लोबली यूज कर सकते थे। जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स आया तो उसका एडवांटेज यही था कि अगर किसी एक प्लेस पे अगर कोई रिसर्च हो रहा है तो वो रिसर्च अदर प्लेसेस पे भी यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, वाया इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ पे आपके किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी सिटी में अगर कोई रिसर्च हो रहा है तो उस रिसर्च को आप अदर प्लेस पे शेयर कर सकते थे और साथ ही साथ बहुत सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू टूल्स बनाए गए, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप किए गए
और इस टूल्स और टेक्नोलॉजी से हम डीएनए के सीक्वेंसेस, आरएनए के सीक्वेंसेस, प्रोटीन के सीक्वेंसेस को पता किया गया, इनके फंक्शंस को पता किया गया, और फंक्शंस जब पता हुए तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और आज के डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गए हैं और हो रहे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस ऑर्डर में अभी भी चल रहा है, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड, और वो जो ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड जो वर्क हो रहे हैं उनका जो सोर्स है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर नहीं होता तो बहुत सारे आज की डेट में जो रिसर्च हो रहे हैं वो पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एक एम्बिशियस और मेगा प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको कोऑर्डिनेट किसने किया था? फर्स्ट टाइम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया था। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कोऑर्डिनेट किया था उस टाइम पे। और आपको बता दो कि स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे 1990 के टाइम में ऑलमोस्ट जो है वेलकम ट्रस्ट यूके का था, उसने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, देन उसके साथ साथ बहुत सारे अदर कंट्रीज लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ठीक है, एंड सम अदर, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन डिफरेंट मैनर में था, लाइक मैन पावर, मतलब कि साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के इन्वॉल्व हुए, ठीक है, अपने नॉलेज को शेयर किया और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन जीनोम्स में जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, ये डीएनए के सीक्वेंसेस जो है किसी भी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, उनके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी को ये मैनेज करते हैं, और इसीलिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, क्योंकि जो डीएनए है उस डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशन इनकोड है। वो डीएनए जो चाहेगा वो करेगा, जैसा वो बायोकेमिस्ट्री चाहता है बॉडी की वैसा वो बायोकेमिस्ट्री करेगा, जैसा वो फिजियोलॉजी चाहता है वैसा फिजियोलॉजी करेगा। इवन हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी जो आप पढ़ते हैं, मतलब टिश्यूज के बारे में अगर आप जो भी जानते हैं, वो टिश्यू जो भी जैसा भी है, देन एनाटॉमी जैसा भी है, वो सब कुछ गवर्न कौन करता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपोनेंट्स है, मॉर्फोलॉजी है, उसकी एनाटॉमी है, ये सब गवर्न करने वाला होता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल है क्या? डीएनए है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ह्यूमन जीनोम में अगर देखें तो जो बेसेस होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, वो 3×10⁹ बेसेस होते हैं। ठीक है, 3×10⁹ बेसेस होते हैं। और आपको बता दूं कि ये टोटल जो बेसेस हैं, इनको अगर आप कॉपी पे लिखेंगे अगर या बुक में आप मेंशन करते हैं तो आपको 3300 बुक्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर इतनी बुक्स नहीं है तो आप इस बेस की इंफॉर्मेशन को आप मेंशन नहीं कर सकते हैं लेटर्स के फॉर्म में। ठीक है, और हर एक बुक के अंदर 1000 पेज भी चाहिए। ठीक है, हर एक बुक में 1000 पेज चाहिए और हर पेज में 1000 लेटर्स मेंशन होते हैं। और जब ये होगा कंप्लीट तो आपका 3×10⁹ बेस पेयर की इंफॉर्मेशन आप उस बुक में मेंशन कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूं, जो ह्यूमन जीनोम के अंदर बेस पेयर्स हैं वो हैं 3×10⁹ बेस पेयर। ये जो बेस पेयर है, इनको अगर आपको किसी बुक के अंदर लिखना हो तो आपको कितने बुक्स टोटल रिक्वायर्ड होनी चाहिए? 3300 बुक्स आपको चाहिए। ठीक है, और 3300 बुक्स के साथ साथ आपको बता दूं कि हर एक बुक में 1000 पेजेस होंगे। देन 1 पेज में 1000 लेटर्स जब मेंशन करेंगे तब जाके आप 3×10⁹ बेस पेयर की इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि अगर इतने सारे बुक्स अगर चाहिए तो आपको अगर जब इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री या वन प्लेस से अदर प्लेस पे अगर शेयर करना होगा तो ये शेयरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफिकल्टी ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी।
बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट था वो इसीलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि वो एक तरीके से डेटा के शेयरिंग का एक अच्छा एक ब्रांच था बायोलॉजी का। ठीक है, डेटा को हम कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, इसको कैसे यूटिलाइज करें, इसके लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स इवॉल्व हुआ और इसका अच्छा इम्पैक्ट भी दिखा। ठीक है, आजकल बहुत सारे अलग अलग कंट्री हैं जहाँ पे हार्डकोर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड वर्क हो रहे हैं। ठीक है, और डे बाय डे हमको कुछ नए इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं और उन इंफॉर्मेशन को हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रिलेशन था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अब एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि जब आप रिसर्च करते हैं तो हर एक रिसर्च का या किसी भी प्रोजेक्ट का एक कॉस्ट होता है। ठीक है, मतलब एक उसका एक वैल्यू होता है, उसके जो खर्चे होते हैं, उसके एक्सपेंडिचर जो होते हैं, उसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 1 बेस पेयर की स्टडी करते हैं तो नियर अबाउट $3 की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, $3 की रिक्वायरमेंट होगी और ह्यूमन जीनोम में जो टोटल जो बेसिस हैं वो हैं 3 × 10⁹ बेसिस। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल जो है मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो $9 बिलियन चाहिए, $9 बिलियन चाहिए, देन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन थे जिसको आपको जानना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस किए। ठीक है, इन जनरल एक और मैं चीज बता दूं, वो है क्या, वो ह्यूमन जीनोम का ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन जीनोम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेंगे, सीक्वेंसेस के फंक्शंस आप जान लोगे तो ओवरऑल ह्यूमन को क्या मिलेगा, ह्यूमन को बहुत कुछ मिलने वाला है। ह्यूमन को ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो डिजीज फ्यूचर में होने वाले हैं वो डिजीज के पीछे जो डीएनए है या सीक्वेंसेस हैं वो क्या हैं, कौन से सीक्वेंस आगे उनको डिजीज कर सकते हैं। ठीक है, या उनकी डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड डायग्नोसिस जो होते हैं उसमें भी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो वो जो सीक्वेंसेस है वो डिजीज की डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और जब डायग्नोसिस हो जाएगी तो ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अब आगे हम डिस्कस करेंगे गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद कुछ अदर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की सीक्वेंसिंग हुई। ठीक है, वो जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स थे वो थे बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला एंड प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में राइस एंड अरबिडोप्सिस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये नॉन ह्यूमन एग्जाम्पल्स हैं, दैट मीन्स कि ये अदर देन ह्यूमन वाले एग्जाम्पल्स हैं और ये ह्यूमन से रिलेटेड हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, और इनके सीक्वेंसिंग करने का एक ही मोटिव था कि इनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना, इनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना। नेचुरल कैपेबिलिटीज़ मीन्स हेल्थ केयर में कैसे ये यूज़ होंगे, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे यूज़ होंगे और इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन इनका क्या है। ठीक है, ये नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं और नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमको इन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी पड़ी और सीक्वेंसेस का फंक्शंस फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। देन इसके बाद हम आते हैं गोल ऑफ एचजीपी। ठीक है, दैट मीन्स कि एचजीपी का जो ऑब्जेक्टिव था, गोल था, वो क्या है, उसको पॉइंट टू पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ठीक है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट जो गोल है वो ये है कि
20,000 से 25,000 जीन्स की स्टडी करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, अप्रॉक्स ये वैल्यू दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट जो एस्टिमेशन था, प्रिडिक्शन था कि जीनोम मिलेंगे 80,000 टू 1,40,000, ठीक है, ये एस्टिमेटेड था। बट उनमें से ओनली ये टारगेट लेके हम स्टार्ट किए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कि एटलीस्ट 20,000 से 25,000 जीन्स के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो टोटल जो अमाउंट एस्टिमेटेड था वो 1,40,000 था, और उसमें जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो टारगेट था वो 20,000 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड गोल जिसको बोलेंगे आप, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियंस केमिकल बेस पेयर दैट मेक ह्यूमन डीएनए। मतलब ह्यूमन डीएनए में जो है 3 बिलियंस जो केमिकल बेस हैं उनको डिटरमाइन करना, उनके सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना। आपको मैंने पहले भी बताया कि सीक्वेंसेस अगर पता हो जाएंगे तो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सीक्वेंसेस का ऑर्डर, उनका फंक्शन अगर पता चल जाएगा तो मोस्टली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है। देन सीक्वेंसिंग करने के बाद आपको पता है ना कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, ठीक है, और ये बेस पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनको लिखना, इनको मेंशन करना और मेंशन करके इनको स्टोर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो टास्क भी गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड जो मेरा गोल है वो है स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। मतलब जो बेसिस के इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करना, उनको डेटा बनाना, डेटाबेस के फॉर्म में उनको वेबसाइट्स पे मेंटेन करना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टास्क था, ठीक है। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारे टूल्स जो है इम्प्रूव किए गए हैं, बनाए गए हैं टूल्स, और वो जो टूल्स थे वो डेटा के एनालिसिस के लिए थे। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं और 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, ठीक है, उसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, और सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को जब फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे टूल्स की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपको एल्गोरिदम की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब टूल्स या आप बोल दीजिए कि सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम आप बनाएंगे देन तभी आप आगे फर्दर आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने भी किया है एमटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और मैंने ये पढ़ा है कि जब आप डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो डीएनए की सीक्वेंसिंग को फर्दर यूटिलाइज़ करना हो आपको, तो यूटिलाइज़ तभी कर पाएंगे जब आपके पास डिफरेंट टाइप के टूल्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया जाए कि एक डीएनए का सीक्वेंस है और उस डीएनए से आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, तो ये स्ट्रक्चर तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या टूल्स होगा। देन उस टूल से आप जीन को एक्सप्रेस कराएंगे, दैट मीन्स उसके प्रोटीन क्या प्रोडक्शन करेंगे, प्रोटीन में अमीनो एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, और देन अमीनो एसिड के इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंग उस प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन आप डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो भी कुछ आप करेंगे डीएनए से लेकर और उसके प्रोटीन तक, वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास टूल्स होंगे, ठीक है, आपके पास सॉफ्टवेयर्स होंगे, आपके पास एल्गोरिदम होगा, और ये जो एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर, जो टूल्स हैं इनको हम इम्प्रूव किए, और इम्प्रूव करना ही HGP दैट मीन्स कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से आपको नोट करना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर। जैसे आपने डेटा बनाया, इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर लिया, अब इस इंफॉर्मेशन को अदर किसी प्लेस पे शेयर करना है, अदर किसी सेक्टर में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है या डेटा है, ये भी क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट था, गोल था, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लास्ट गोल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और उसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते समय जो इश्यूज़, इथिकल और सोशल इश्यूज़ जो डेवलप होते हैं उनको भी हमको समझना था, ठीक है, उनको भी समझना था, क्योंकि हम
कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और स्पेशली ह्यूमन से रिलेटेड तो बहुत सारे इश्यूज डेवलप होते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट पॉइंट, एड्रेस द इथिकल लीगल सोशल इश्यूज ELSI दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। कैसे अराइज हुआ, इस प्रोजेक्ट से ये इश्यूज अराइज हुए और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए आपको बहुत सारे कंडीशंस और क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सोशल, इथिकल और लीगल बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनको समझना होता है। और अगर आप समझ लिए उसका सोशल, इथिकल और लीगल इश्यूज तो आपको फर्दर क्या करना है क्या नहीं करना है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गोल ऑफ SGP हो गया। अब इसके बाद से हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं और मेथड फॉलो करके कैसे सीक्वेंसिंग करेंगे, हम इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो भी ह्यूमन जीनोम है, जीनोम के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को समझना, उनको ऑर्डर वाइज मेंटेन करने के कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं। मेथड्स में आपको बता दूं कि 2 मेथड हैं, ठीक है, जिसको मैं अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर आप मेथड की बात करें तो मेथड में 2 मेथड हैं, या उसको अप्रोच भी बोल सकते हैं आप। फर्स्ट जो मेथड और अप्रोच है उसमें सेलेक्टिव पैटर्न पे वर्क किया गया है, सेलेक्टिव मेथड फॉलो किया गया है। और जो सेकेंड अप्रोच आर मेथड है उसमें नॉन सेलेक्टिव पैटर्न पे वर्क किया गया है, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम सेलेक्टिव पैटर्न पे। सेलेक्टिव पैटर्न में आपको ये बताना है कि जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसी भी DNA का या इंटायर DNA का आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको वो DNA या वो जीन आपको कंसीडर करने हैं जो एटलीस्ट RNA बना सके, ठीक है। जैसे कोई भी आप ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपका ह्यूमन है और ह्यूमन अगर लिया आपने तो ह्यूमन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनका सिग्निफिकेंस है। तो उस वाले पार्ट में जिनमें सिग्निफिकेंस है उस पार्ट में आपको ध्यान देना है कि वो जीन आपको लेना है जो जीन एटलीस्ट RNA बनाए, ठीक है। अगर वो RNA बना रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को या DNA फ्रेगमेंट्स को आप कंसीडर करेंगे, उनकी सीक्वेंसिंग करेंगे, उनके फंक्शंस को आप पता करेंगे और उनको फर्दर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कोई भी जीन जब एक्सप्रेस करता है तो वो RNA बनाता है और देन आफ्टर वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपली ये डिस्कस करना है कि जो हमने जीन या DNA फ्रेगमेंट्स लिया वो एटलीस्ट RNA तो बनाए। RNA अगर बना रहा है तो उस जीन को हम फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट अप्रोच में कंसीडर करेंगे, और जैसे ही आपको ऐसे जीन्स का पता हो जाएगा तो उस जीन्स को आप क्या करेंगे, असाइन करेंगे, उसकी टैगिंग करेंगे उसको, ठीक है। टैगिंग मीन्स की लेबलिंग करना, और लेबलिंग करेंगे तो उसको एक नेम देंगे, उसको क्या बोलेंगे आप, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलेंगे, EST, ठीक है, EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मतलब वो जीन्स जो RNA बना रहा है उनका एक फंक्शन है, उसी को आप क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलेंगे आप, ठीक है। ध्यान देना होगा आपको, और सिंपली इतना ही डिफाइन करना है। और आगे आप बता सकते हैं कि जैसे ही आपको इस टाइप का जीन मिलेगा आप उसको फर्दर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब आते हैं सेकेंड अप्रोच पे। सेकेंड अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा इंटायर DNA यूज़ करना है, यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव पैटर्न पे स्टडी करना है, नॉन सेलेक्टिव पैटर्न पे स्टडी करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा होल सेट ऑफ जीनोम लेंगे ह्यूमन का, ठीक है, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी लेंगे आप, ठीक है, और क्या करेंगे, उनके डिफरेंट रीजन्स को असाइन करेंगे उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे कोई पर्टिकुलर जीन है या फ्रेगमेंट है तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको असाइन करेंगे, उनका नेमिंग करेंगे, उनको टैगिंग करेंगे, ठीक है। और ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलेंगे आप,
सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज दैट ये कोई एक डीएनए है, ये मार्कर मैंने डीएनए एक माना, और डीएनए ये जीन है एक तरीके से, और इस जीन का एक अपना एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर इस पर हम कोई लेबलिंग कर दें, ठीक है, कोई असाइन टैग लगा दें आप, तो इसी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। यहाँ पे जो भी हम लेबलिंग कर रहे हैं या टैगिंग कर रहे हैं वो उस जीन के फंक्शंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जो हम कर रहे थे वो उसके बेसिस पे कर रहे थे कि डीएनए से क्या आरएनए बन रहा है या नहीं बन रहा है। आरएनए बन रहा है तो आप टैग कर रहे थे, और यहाँ पे आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों केसेस में आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जीन मिलेंगे, ठीक है। और इस जीन को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के थ्रू आप आगे यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपने एक सेल ले लिया, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का सेल लिया और सेल से आपने टोटल डीएनए को आइसोलेट किया, मतलब इंटायर डीएनए को आइसोलेट किया, और देन उसको आपने ट्रीट कराया या डाइजेस्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से, ठीक है। ट्रीट आर डाइजेस्ट बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है डीएनए को क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्मॉल, लार्ज, डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के कटिंग साइट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उस कटिंग साइट्स के अकॉर्डिंग जो है फ्रेगमेंट्स लार्ज और स्मॉल बनेंगे, ठीक है। और जब फ्रेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे तो देन उस फ्रेगमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्रेगमेंट आपको स्टडी करना है पहले, ठीक है। और इसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में आप सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए आपको फर्दर आगे स्टडी करना है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, वेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। वेक्टर में उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को या तो इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट मीन्स ऐड कर देंगे, या रिप्लेस करेंगे किसी पार्ट ऑफ डीएनए से, ठीक है। वेक्टर अगर है, वेक्टर आपको शायद पता होगा, वेक्टर एक्चुअली में जो फेमस वेक्टर है वो है प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया में होता है। और बैक्टीरिया का जो ये प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर जो है कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस होंगे। तो अनवांटेड सीक्वेंसेस पे आप इस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इस प्लाज्मिड में आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको ये जानना है कि हम यूजुअली जो है कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो है आपका बैक एंड यैग। बैक मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये वेक्टर है। यैग मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन वेक्टर्स है। देन आप इस वेक्टर को आप क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे ही आप प्लाज्मिड और वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट करेंगे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए या रिप्लेस कर देंगे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, तो वो जो वेक्टर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और डीएनए मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। बायोटेक में आगे बताऊंगा मैं आपको, बायोटेक का पार्ट है ये, वहाँ पे डिटेल करूँगा। तो आपने क्या किया, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, वेक्टर में इंसर्ट किया या रिप्लेस कर दिया वेक्टर के किसी पार्ट से, और रिप्लेस करने के बाद या इंसर्ट करने के बाद से क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर क्या किया आपने, ट्रांसफॉर्म किया। और कॉमन जो होस्ट सेल है वो है आपका बैक्टीरिया और ईस्ट। क्या है, बैक्टीरिया और ईस्ट, बोथ आर कॉमन होस्ट सेल्स, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, और मेथड में आपने देखा कि यहाँ पे दो अप्रोच डेवलप हो रहे हैं, एक सेलेक्टिव अप्रोच और एक नॉन सेलेक्टिव अप्रोच। और आगे जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, एट लास्ट आप होस्ट सेल लेकर होस्ट सेल के अंदर आप डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हैं। अगर आपने वेक्टर में
क्लोनिंग वेक्टर लिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि वेक्टर आपका एक्सप्रेसिव वेक्टर है या क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। जैसा आपका गोल होता है, जैसा आपका टारगेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स को सिंपली आपको एम्पलीफाई करना है तो आप क्लोनिंग वेक्टर्स यूज लेंगे, ठीक है। अगर डीएनए को एक्सप्रेस कराना है तो आप एक्सप्रेसिव वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर को आप फिर होस्ट में डाल के क्लोनिंग और एक्सप्रेस करा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेथड में एक पार्ट है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग आप नॉन कोडिंग एज वेल एज कोडिंग पार्ट का कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंसिंग करेंगे तो सीक्वेंसिंग के बहुत सारे मेथड है जिसमें हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। एनसीईआरटी ये बोलता है कि डीएनए की सीक्वेंसिंग जो है वो आप ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो है ये एक्चुअली किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल या उनके प्रिंसिपल के मेथड पे वर्क करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो है ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर का अपना एक कॉन्सेप्ट था, एक अपना प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का अपना एक मेथड था, उस मेथड को फॉलो किया और फिर देन डीएनए की सीक्वेंसिंग किया, ठीक है। डीएनए की जब सीक्वेंसिंग किया तो वहाँ पे सीक्वेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था? ओवरलैपिंग पैटर्न पे था, ठीक है। ओवरलैपिंग पैटर्न पे सीक्वेंसिंग किया गया है। ओवरलैपिंग क्या होता है आप देखिए एक बार यहाँ पे। सपोज दैट आपने एक पूरा डीएनए ये लिया, ठीक है। ये पूरा डीएनए लिया, इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स स्मॉल लार्ज आपने बनाए, ठीक है। कैसे फ्रेगमेंट्स बनेंगे? फ्रेगमेंट्स आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम को यूज़ करके इसके फ्रेगमेंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद अगर इनकी सीक्वेंसिंग करना होगा तो आप ओवरलैपिंग मेथड को फॉलो करेंगे। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि आप कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे तो उसका जो एंड पार्ट होगा वो पार्सली जो है नेक्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। जैसे ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है, उसका एंड पार्ट ये है, ठीक है, और इस एंड पार्ट से ओवरलैप करेगा नेक्स्ट डीएनए का एंड आर टर्मिनल, ठीक है। इसी ओवरलैपिंग पैटर्न पे हम क्या करेंगे? डीएनए को ओवरलैप करेंगे, अरेंज करेंगे या अलाइनमेंट करेंगे। एनसीईआरटी में अलाइनमेंट वर्ड यूज़ किया गया है और अलाइनमेंट हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ओवरलैपिंग मेथड के बेसिस पे कर रहे हैं। किसका ओवरलैपिंग करा रहे हैं आप? डीएनए फ्रेगमेंट्स का ओवरलैपिंग करा रहे हैं। और ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है। ओवरलैपिंग मेथड्स पे जैसे ही आपने अलाइनमेंट कर दिया, अलाइनमेंट करने के बाद सीक्वेंसिंग कर दिया तो आपको जो है आपको एक सीक्वेंस फिर से मिल जाएगा जो पहले था, ठीक है। जो पहले आपने इंटायर डीएनए ले रखा था उसमें जो सीक्वेंस था, जो ऑर्डर था, वो आपको ऑर्डर इस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से पता चल जाएगा। और ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर आपका है ये ओवरलैपिंग मेथड पे वर्क करता है। और ये जो ओवरलैपिंग मेथड है ये किसने एक्चुअली में दिया? ये फ्रेडरिक सेंगर ने दिया, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर ने दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो है ह्यूमन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको जो है स्पेशलाइज कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। उस प्रोग्राम के बेस पे आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और आपको बता दूं कि ये चीज़ फॉलो करके आप हर एक क्रोमोसोम्स का आप सीक्वेंसिंग, उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं। सीक्वेंसेस के आप फंक्शंस को एनोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको फंक्शंस के अकॉर्डिंग सबको लेवल करना होगा, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आप डीएनए का फ्रेगमेंट के एनालिसिस कर रहे हैं, जिसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं आप, सीक्वेंसिंग करने के बाद जैसे ही आपको पता चल जाएगा उसका सीक्वेंस, देन उसको फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसको एनोटेट कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको लेबल कर रहे हैं। और इसी को बोलते हैं क्या? सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं कि 2006 में जो है फर्स्ट क्रोमोसोम्स के डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई थी, ठीक है ना। और आज के डेट में हमको और भी क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है। हमारा टारगेट है कि कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर लें, ठीक है।
और आपको बता दूं कि जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप पूरे ह्यूमन जीनोम की बात करें तो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम का एनालिसिस स्टडी अभी तक नहीं हुआ है। कुछ पार्ट का हो चुका है और आज भी कुछ पार्ट्स बाकी हैं जिनकी स्टडी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ह्यूमन जीनोम का हमको जेनेटिक और फिजिकल मैप भी प्रिपेयर करना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि जब आप सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन जीनोम का, तो आपको मैप बनाने की ज़रूरत होती है। मैप आप समझते होंगे, जैसे किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट का अपना एक मैप होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है, जियोग्राफिकल मैप भी होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ फिजिकल और जेनेटिक मैप है, और फिजिकल और जेनेटिक मैप से ये पता चलता है कि उस डीएनए के अंदर कौन कौन से किस प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको जीनोम की मैपिंग कर लेंगे, उनकी जेनेटिक मैपिंग कर लेंगे, उनकी फिजिकल मैपिंग कर लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर साइट्स पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम कट करते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम जो है ये एक एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट्स पे कट करते हैं, और ये जो साइट है आपको मैप के थ्रू ही पता चलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे रिपीटिटिव सीक्वेंसेस का भी पता चलेगा। ठीक है, आपको बता दूं कि जब आप ह्यूमन जीनोम की स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पे रिपीटिटिव सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे, और ये रिपीटिटिव सीक्वेंसेस हाईली भी होते हैं और मॉडरेट भी होते हैं। मॉडरेट रिपीटिटिव सीक्वेंस एंड हाई रिपीटिटिव सीक्वेंस, ऐसे बहुत सारे रिपीटिटिव सीक्वेंसेस होते हैं। उनका अगर पता चलेगा तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिपीटिटिव सीक्वेंस की बात करें तो वहाँ पे एक सीक्वेंस है आपका सैटेलाइट डीएनए का। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए अगर आपको पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप डीएनए सीक्वेंस के बिहाफ पे आप डिफरेंस बता सकते हैं, और ये आगे आप पढ़ने वाले हैं। जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप दो इंडिविजुअल्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका डीएनए है, तो आप सैटेलाइट डीएनए के बिहाफ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सैटेलाइट डीएनए है इससे डरिएगा मत, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आपने क्या जाना कि आपने ये जाना कि जीनोम, अगर जीनोम का पता चल रहा है, उसका मैपिंग हम कर लें तो हमको वो जगह या वो साइट्स हमको पता चल जाएंगे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स कट करने वाले हैं, फ्रेगमेंट्स बनाने वाले हैं उस पूरे एंटायर डीएनए का। ठीक है, तो ये आपका मैंने मेथड में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक आपका है साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको वन बाई वन में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसको एज इट इज़ लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट साइज वेरी ग्रेटली with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। ठीक है, ह्यूमन जीनोम में अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम से ट्रीट करें तो बहुत सारे आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, दैट मीन्स कि जीन्स मिलेंगे आपको, और ये जो जीन्स हैं इन जीन्स की जब आप बेसिस की काउंटिंग करेंगे तो वो वेरी करेगा। ठीक है, एवरेज अगर बताया जाए आपको तो एवरेज वन जीन के अंदर 3000 बेसिस मिलेंगे, बट ये साइज़ वेरी करती है। कुछ ऐसे भी जीन हैं जिनकी साइज़ बहुत छोटी है, उसमें नंबर ऑफ बेसिस बहुत कम है, और कुछ ऐसे जीन हैं जिसमें नंबर ऑफ बेसिस बहुत ज़्यादा हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है लार्जेस्ट जीन का, जिसमें नंबर ऑफ बेसिस जो है वो 2.4 मिलियंस है। ठीक है, वो जीन का नेम क्या है, डिस्ट्रोफिन। क्या है, डिस्ट्रोफिन। इसको आपको लर्न करना है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेट किया गया है वो 30,000 था। ठीक है,
बट अगर उसके पहले अगर एस्टिमेशन को ऑब्जर्व किया जाए तो वो था आपका 80,000 टू 1,40,000। ठीक है, जब पहली बार एस्टिमेट किया गया था तो 80,000 से लेकर 1,40,000 एस्टिमेशन था, बट करेंट जो एस्टिमेशन है वो है आपका 30,000। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप ह्यूमंस में जीन्स की स्टडी करें, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको 99.9%, ठीक है, ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन इंडिविजुअल्स में अगर आप स्टडी करते हैं उनके जीनोम की, तो आपको 99.9% आपको सिमिलर मिलेगा जीनोम। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि आप जब जीन्स की स्टडी करेंगे तो 50% जीन का आपको फंक्शन पता है और 50% जीन्स का फंक्शन आपको नहीं पता है, अननोन है वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, मतलब कि पूरे जीनोम में ओनली 2%। आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ ओनली 1.5 लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेस देन 2, हाँ ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हुआ, 1.5 बोलो या लेस देन 2% बोलो, बोथ आर सेम थिंग। और ये जो 2% है, ये 2% ओनली क्या करेंगे, प्रोटीन को कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ह्यूमन जीनोम में अगर आप स्टडी करें तो लार्ज एरिया कवर करता है कौन, रिपीटेड सीक्वेंस। ठीक है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। तो बहुत सारा रिपीटेड सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम में, और ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, मतलब 100 टाइम्स भी वो सेम सीक्वेंस रिपीट हो सकता है और 1000 टाइम भी रिपीट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिपीटेटिव सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनके रिपीटिशंस जो है वो वेरी करेंगे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं इनका जो फंक्शन है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, डायनेमिक्स से रिलेटेड है और इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, डायनेमिक फॉर्म में प्रोसेस हो रहे हैं, वहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस का रोल है। ठीक है, देन वहाँ पे इवोल्यूशन की बात करें, चेंजेस की बात करें तो वहाँ पे भी रिपीटेटिव सीक्वेंस का रोल है और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के लिए भी रिपीटेटिव सीक्वेंस का रोल है। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में रखना है। और साथ ही बता दूं कि रिपीटेटिव सीक्वेंस से प्रोटीन कोड नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि रिपीटेटिव सीक्वेंस से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इनसे आरएनए तो बन जाएगा बट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में जो जीन्स हैं वो हैं 2968 जीन्स हैं, और वाई क्रोमोसोम जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं उसमें नंबर ऑफ जीन्स है 231 जीन्स हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि जब आप ह्यूमन जीनोम की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है कि सिंगल बेसिस के बिहाफ पे आपको क्रोमोसोम्स या उनके जो सीक्वेंस है उसमें आपको मॉर्फोलॉजी डिफरेंट दिखेगी, और ऐसे सिंगल बेस डिफरेंस वाले टोटल जो लोकेशंस हैं वो हैं 1.4 मिलियंस पूरे ह्यूमन जीनोम में। और ये जो भी SNP आपका है या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो है इसमें जो सीक्वेंसेस हैं वो डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इवन आप ह्यूमन की हिस्ट्री भी स्टडी करेंगे तो भी उसमें ये हेल्प करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने SNP स्टडी कर लिया है ह्यूमन जीनोम का तो इस SNP से आपको डिजीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे, आप डिजीज़ के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप ह्यूमन की हिस्ट्री भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, SNP के थ्रू। वैसे मैं बता दूं कि SNP को प्रोनाउंस जो किया गया है वो है SNIPS से। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका SNIPS है, स्निप्स। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करना है, और ये टोटल मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, इस नेक्स्ट टॉपिक आपका है एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको।
ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सारी बातें बताई कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। ये सब्जेक्ट जब इवॉल्व हुआ तो इसका एडवांटेज जो है बहुत सारे इश्यूज़ में मिला, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जहाँ पे हमको ज़रूरत थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की या ह्यूमन जीनोम के नॉलेज की ज़रूरत थी, वहाँ पे हम उसको यूज़ किए और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व किए, ठीक है। और साथ ही साथ जो टास्क आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन में कर रहे थे, अलग अलग टाइम पे कर रहे थे, वो जो टास्क है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में और सेम टाइम पे होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। जैसे कोई जीनोम है और जीनोम के अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग टाइम पे आपने लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टडी किया, और जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने समझ लिया तो आपको उसका एडवांटेज ये मिला कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में एक सिंगल टाइम पे आप पूरे जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा बेनिफिट था। देन आफ्टर बहुत सारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स की स्टडी हुई, उनके जीन्स की स्टडी हुई, इसलिए स्टडी हुई क्योंकि जो भी आपके डिजीज़ रिलेटेड जीन्स हैं उनको पता करना नेसेसरी था, और पता जब चल गए तो फिर हमको उसका यूटिलिटी बढ़ाना था, उसको डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में यूज़ करना था, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हो गए, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तब तक वेट करिए, ठीक है। ये पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका टॉपिक फिनिश हो गया, अच्छे से तैयार करिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मिलेंगे आपको बोर्ड में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, और नीट में तो एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ठीक है।